आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 3-4 दिन बाद से मैं डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर लूंगा। मुझे पता है मैंने 18 तारीख से कहा था, बट मेरी कोई गलती नहीं। जो डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं वही डिले कर रहे हैं। मैं उनको 12 तारीख से बोल रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे ईरान की। तो ये कंट्री सीरीज है और बहुत जल्द दोस्तों, बहुत जल्द क्या 2-3 दिन में मैं केस स्टडी करने वाला हूँ भारत के राज्यों की। तो हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल ईरान के बारे में जानते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। तो देखो, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसको पर्शिया बोला जाता था। 1932 में इसको ईरान नाम चेंज किया गया। ईरान के इतिहास मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है। 20 से 25 लेक्चर्स है ईरान पे, बहुत बहुत ज़्यादा। और एंशियंट हिस्ट्री भी मैंने कवर किया, पर्शियन एम्पायर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैप में देखिए, सीधा वेस्ट एशिया की कंट्री है, और इधर भारत के इधर साइड जाएंगे आप, ये देखिए, ठीक है ना, ये है अफगानिस्तान, और उसके बाद ही ईरान आ जाता है। तो बहुत बड़ा देश है। ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी क्यों है, इस पे भी मैंने लेक्चर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोनों ही एक दूसरे को, ईरान, टर्की और सऊदी अरब, ये तीनों ही आपस में लड़े भिड़े हुए हैं कि अरब वर्ल्ड का लीडर जो है वो कौन हो, एशिया का लीडर जो है वो कौन हो। तो आप देख सकते हैं कि ये इराक है, तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ये पर्शियन गल्फ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इसको एक बार ब्लॉक कर दिया था। फिर इधर ये कैस्पियन सी है। तो ये बॉर्डर कंट्रीज हैं। और क्या, कुछ नहीं। बहुत बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 8.5 करोड़ के आसपास है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और कैपिटल कौन सी है? तेहरान। देखिए, ईरान में ना आपको यहाँ पे शिया मिलेगी। शिया, दुनिया में अगर शिया प्रभुत्व देश की बात करें तो वो है ईरान। मुस्लिम में दो सेक्ट है ना, एक शिया और एक सुन्नी। और यहाँ पे ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था, और यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी। ये ट्राइबल एरिया था। तो ट्राइब्स आपको आज भी बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे कुर्द मिलेंगे, यहाँ पे पर्शियंस तो यही 53%। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी ट्राइब्स थी तो ढेर सारी लैंग्वेज बोली जाती है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। पर्शियंस हो गए, कुर्द हो गए, अजरबैजानीज हो गए, बलोच हो गए, अरब हो गए, ये सब यहाँ पे रहते हैं। तो ईरान अगर ट्राइबल की बात करें तो काफी डाइवर्सिफाइड है। रिलीजन इस्लाम, हर कोई यहाँ पे इस्लाम फॉलो करता है, लगभग 100%। ईरान एक ऐसा देश है जहां पे थियोक्रेसी है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में थियोक्रेसी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ईरान में आपको देखने को मिलेगी। सुप्रीम लीडर यहाँ के अली खोमेनी है। आयतुल्लाह खोमेनी ने 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था, तब से यहाँ पे कट्टरता आ गई है, थियोक्रेसी आ गई। खैर, उसकी हम बात करेंगे बहुत जल्द। प्रेसिडेंट जो है वो हसन रूहानी है। उसके बाद बात करें अगर लेजिस्लेचर की, तो इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली है। यहां पे सब कुछ धर्म गुरुओं के ही अंडर होता है। प्रेसिडेंट उसके नीचे आता है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ईरान आता था। ईरान की एंशिएंट हिस्ट्री मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, वो मैंने कवर की है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अखामनिद, जिसको यही पर्शियन एम्पायर को ही, मतलब आज के ईरान को ही अखामनिद एम्पायर भी बोला जाता था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना। भाई, अखामनिद या फिर पर्शियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना। फाइनली अलेक्जेंडर ने इसको कॉन्कर किया। 334 बीसी आते आते अलेक्जेंडर के पास आ गया था पूरा का पूरा ये अखामनिद एम्पायर पर्शियन। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जब अलेक्जेंडर गया तो हेलेनिस्टिक स्टेट, मतलब अलेक्जेंडर यहां पे अपने गवर्नर छोड़ गया। तो फिर हम देखते हैं कि इन जिन स्टेट्स पे, जिन एरियाज पे अलेक्जेंडर के लोग राज करते थे, उनको हेलेनिस्टिक स्टेट बोला गया। भारत में भी यही था, है कि नहीं? भारत में भी बैटल ऑफ हाइडस पास जो हुई थी, उसके बाद यही चीज हुई। फिर उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है। अरब मुस्लिम्स ने इस पूरे के पूरे एरिया को जीता, और वहां से इस ईरान का इस्लामाइजेशन शुरू होता है। इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ। आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी के, आर्किटेक्चर के मामले में पर्शिया बहुत आगे था। भाई, जो मुगल्स आए, उन्होंने जो यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया, बिल्डिंग्स बनाया, वो पर्शियन एम्पायर से ही तो उन्होंने आर्किटेक्चर लिया है। भारत में जो बिल्डिंग्स बनी है, जो मुगल्स ने बनाई है, वहां पे आपको पर्शियन आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम डायनेस्टीज का उदय हुआ। फिर मंगोल्स ने इसको 14th-15th सेंचुरी आते आते मंगोल्स ने इसको कंकर किया। फिर 15th सेंचुरी में सफाविद्स आ गए यहाँ पे, और उसके बाद ईरानियन, मतलब ईरान स्टेट को, ईरान को पूरी तरीके से
यूनिफाई कर दिया। और उसके बाद ये 15th सेंचुरी में ही दोस्तों एक शिया इस्लाम कंट्री हो गया ये, और ये टर्निंग पॉइंट था। आपको बता दूं कि 15th सेंचुरी जब सफाविद यहां पे आए और उन्होंने लोगों को शिया में कन्वर्ट करना शुरू किया, तो ये इस्लाम की हिस्ट्री में, मुस्लिम की हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और तब से लेकर अभी तक ईरान एक शिया कंट्री है। नादिर शाह इन दी 18th सेंचुरी बहुत ही बहुत बहुत बड़े लीडर थे। नादिर शाह की बात करें, भारत पे भी उन्होंने इन्वेट किया था, भारत को भी इन्वेट किया था, है कि नहीं? तो ये सब हुआ। फिर हम ये देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन में कोई खास यहां पे ईरान का कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर 1911 आते आते पर्शिया का अपना संविधान बना, और उसके बाद यहां पे वेस्ट का काफी ज्यादा सपोर्ट था। ईरान अब वेस्ट से सपोर्ट ले रहा था। तो 1953 में अमेरिका की हेल्प से यहां पे तख्ता पलट होता है। ठीक है, अब मोहम्मद रेजा पहलवी के पास पूरी ताकत आ गई, और मोहम्मद रेजा पहलवी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो चालू कर दिए। वेस्ट के कंट्रोल में थे, अमेरिका का काफी ज्यादा कंट्रोल था। अब ये लोगों को वहां पे बात पसंद नहीं आई, और इसमें बहुत बड़े रूलर थे रोहिल्ला खोमेनी, आयतुल्ला रोहिल्ला खोमेनी। ये बहुत बड़े रूलर थे, और उन्होंने लोगों को साथ में लिया और बोला कि देखो ईरान का जो रेजा पहलवी है ये हमको बर्बाद कर देगा, ये अमेरिका के चक्कर में सब गड़बड़ कर रहा है। देखिए, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान में भी सेम यही चीज थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पे भी रिफॉर्म्स आए, और यहां ईरान में भी यही चीज थी कि रिफॉर्मेशन यहां पे लोगों को जमता नहीं है। लोग यहां पे गरीब हैं, डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लोगों को वही पसंद है क्योंकि वही उनका कल्चर रहा है हजारों सालों से। तो कोई भी अगर रिफॉर्म लेके आता है तो यहां पे कोई खास किसी को पसंद आता नहीं है। तो रोहिल्ला खोमेनी ने बोला कि तो तुम्हारे कल्चर पे हमला है, और 1979 में दोस्तों फाइनली रेवोल्यूशन होता है, और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान रेवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1979 का ईरान रेवोल्यूशन था। और जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, खोमेनी ने बोला कि जहां पे भी वेस्ट सपोर्टेड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दो। बगल में अफगानिस्तान में भी रेवोल्यूशन है इसी समय। तो रोहिल्ला खोमेनी जो है वो पहले सुप्रीम लीडर बने, और ईरान एक पूरी तरीके से धार्मिक स्टेट बन गया। इस्लामिक थियोक्रेसी यहां पे स्टैब्लिश हो गई। हालांकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट है यहां पे, लेकिन जो सुप्रीम लीडर हैं वो खोमेनी है। अभी अगर बात करें 1989 से अली खामेनी के पास वो क्या कहते हैं कि वो पोस्ट है। ओके, अथॉरिटेरियन है ईरान में, क्योंकि एक ही इंसान का यहां पे रूल चलता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं, फंडामेंटल राइट्स है नहीं, अनफेयर इलेक्शंस होते हैं। वो आप समझ ही रहे हैं ना कि अगर एक इंसान के हाथ में सत्ता होगी, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। यूनाइटेड नेशन, ओआईसी, ओपेक, इन सब का ईरान फाउंडिंग मेंबर रहा है। ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा रहे हैं। ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे आपको ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे, क्योंकि एक कल्चरल नेशन रहा है, सभ्यताओं का देश रहा है। ईरान में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर अखामनिद एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर यहां से निकले। तो आप समझिए कि 22 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एशिया में सबसे ज्यादा मतलब तीसरे नंबर पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कहते हैं कि ईरान के पास है। पहले पे पता है कौन? तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी, और अगर आपको इतिहास इसका बहुत अच्छे से जानना है तो मैंने ईरान पे काफी लेक्चर्स लिए हैं। अब हम थोड़ी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखिए, ईरान देश जो बहुत बड़ा है, अगर ईरान की बात करें तो लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप विश्वास करेंगे, बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ 8.5 करोड़ के आसपास ही लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है यहाँ की ज्योग्राफी। देखिए, ईरान में आपको काफ़ी ईरानियन प्लेटू तो है ही, लेकिन यहाँ पे माउंटेन रेंजेस मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो कॉकसस हो गया, जैग्रोस हो गया, एल्बोर्स हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज्योग्राफी जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है। ठीक है, थोड़ा टेरेन यहाँ का मुश्किल है। मोस्टली जो यहाँ पे डेजर्ट रीजन, दस्ते काबिर डेजर्ट जो है वो बहुत देश का सबसे बड़ा डेजर्ट है। लूत डेजर्ट आपको मिलेगा, सॉल्ट लेक्स मिलेगी। ईरान का क्लाइमेट बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ एरिड, सेमी एरिड और सब ट्रॉपिकल। बारिश भी होती है, बहुत लोगों को लगता होगा बारिश नहीं होती यहाँ पे क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो कोस्टल रीजन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, बारिश होती है, डाइवर्स क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है।
और उसके बाद अगर जानवरों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, तो काफ़ी एनिमल स्पीशीज आपको मिलेगी। फॉक्सेस हो गया, ग्रे वुल्फ्स हो गया, जैकॉल, पैंथर्स, ये सब आपको मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो टोटल 5 रीजन्स है। ईरान 5 रीजन्स में डिवाइड है और 31 प्रोविंस है, और हर एक को एक गवर्नर गवर्न करता है। हर एक प्रोविंस के लिए एक गवर्नर होता है। 5 रीजन, फिर प्रोविंसेस, उसके बाद काउंटीज, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट आता है, और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। तो प्रोविंस को गवर्नर जो है वो रूल करता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है देश की ज्यादा है। अर्बन प्रोपोर्शन की बात करें तो 1950 से लेकर 2002 तक ये लगातार इंक्रीज हुई है। अभी लगभग 80% जो है, मतलब 60 से 70% लोग शहरों में रहते हैं। तो अर्बन माइग्रेशन यहां पे हुआ है। फिर दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो देखिए, पहले तो ऑटोक्रेसी थी, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर नया संविधान आया। पर्शिया का संविधान 1911 में हुआ था। फिर 1932 में पर्शिया का नाम ईरान हो गया। फिर 1917 में नया संविधान लागू किया, जिसमें पूरी ताकत जो है यहाँ पे इस्लामिक गुरुओं को ही दे दी। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑटोक्रेसी है, और यहाँ जो रूल हैं वो मतलब औरतों को कोई राइट्स नहीं है, बच्चों को भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, वुमेन तो है ही नहीं, मतलब समझ लीजिए कि उनको तो घर में ही रहना है, और ये सारी चीज़ें हैं। और थियोक्रेसी है, तो जो थियोक्रेसी में होता है वही प्रॉब्लम यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा कट्टरता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि राइट्स जो हैं यहाँ पे सप्रेस किए गए हैं। सुप्रीम लीडर यहाँ पे समय अली खोमेनी है, और इन्हीं के पास पूरी ताकत है। ईरान का जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पास भी कोई खास इतनी ताकत नहीं है जिनकी सुप्रीम लीडर है यहाँ पे, मतलब वही राजा है, उसके नीचे बस उसको हेड कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे कोई, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो ना लेजिस्लेटिव ना जुडिशरी है, बट वो सिर्फ नाम मात्र की है। मेन जो यहाँ पे पावर है वो सुप्रीम लीडर के पास ही है, जो कि अली खोमेनी है। ठीक है, तो ये चीज है, जो वो कहेंगे वही होगा। फॉरेन पॉलिसी में भी जो वो कहेंगे वही होगा। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस बोला जाता है, ठीक है, और सब कुछ वहीं पे ही होता है। अब बात करते हैं तो सुप्रीम लीडर जो है वही कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का, प्रेसिडेंट नहीं है। आमतौर पर प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहां पे जो सुप्रीम लीडर है वही आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करता है, इनफैक्ट सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ये चीज है। फिर यहां पे गार्जियन काउंसिल भी है। गार्जियन काउंसिल की बात करें तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स और पार्लियामेंट्री कैंडिडेट जो हैं, ये गार्जियन काउंसिल, यानी कि जो सुप्रीम लीडर जिनको अपॉइंट करे, जो गार्जियन है, इसमें ज्यादातर धर्म गुरु ही रहते हैं, जिसकी धर्म को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं यहाँ की गार्जियन काउंसिल ही अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट होती है वो भी यहाँ पे गार्जियन काउंसिल अपॉइंट करती है। यहाँ के लोगों का कोई भी राइट नहीं है। फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो फॉरेन रिलेशन वेस्ट से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 1979 से पहले तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका से तो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। न्यूक्लियर एग्रीमेंट आपको पता ही है, 2005 से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वेस्ट आरोप लगा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। ईरान वेस्ट को अपने घर आने नहीं देता, अमेरिका को आने नहीं देता। तो यहां पे सैंक्शंस लगा दिए थे, ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे ना। अमेरिका ने बोला कि ये तो बहुत खतरनाक है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, भैया वैसे ही कट्टर देश है, ऑथोरिटेरियन रिजीम है, कुछ भी कर सकता है ये, तो इसीलिए नजर रखनी जरूरी है। लेकिन ईरान ने आने नहीं दिया, तो सैंक्शंस लगा दिए गए यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे ईरान की बुरी हालत होने लगी, बहुत बैंड बज गई। भाई देखो, भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और ईरान, इनफैक्ट भारत को ईरान जो है, तेल की आपूर्ति जो है वो ईरान से ही पूरी होती थी, लेकिन अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं है ईरान के। तो अमेरिका से क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं है, तो भाई फिर उसके बाद पूरी दुनिया से ही खराब होंगे। तो अब यहां पे ईरान की जो रिलेशंस है अमेरिका और इसराइल से, बिल्कुल इनफैक्ट उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। मतलब रिकॉग्नाइज का मतलब यह है कि उनसे कोई खास रिलेशन नहीं है, पूरी दुनिया से है। भारत से बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो अभी भारत, देखिए भारत तो वहां पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो ईरान से तो भारत के रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वही है ना कि अभी जो न्यूक्लियर डील का पूरा रायता फैलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से अमेरिका ने भारत को भी बोला कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, तो तुम भी ईरान से रिलेशन अच्छे ना रखो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और यही है। फिर इकोनॉमी की बात करें तो ईरान की जो इकोनॉमी है ये पूरी सेंट्रल के अधीन आती है। प्राइवेट इंटरप्राइजेज यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। एग्रीकल्चर भी है, स्मॉल स्केल प्राइवेट ट्रेडिंग होती है। ईरान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्या विश्वास करेंगे
ईरान की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। हालांकि देखिए तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि तेल बहुत निकलता है यहाँ से, नेचुरल गैस हो गया, तेल हो गया। इनफैक्ट सरकार का जो आधा बजट है वो तेल पे ही जाता है। ऑयल और नेचुरल गैस रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, दुनिया भर को ये बेचते रहते हैं। फिर एक मिडिल इनकम, एक मतलब मिडिल इनकम से थोड़ी हाई है, ठीक है, हायर मिडिल इनकम कंट्री, यानी कि ईरान कोई गरीब देश नहीं है, ईरान एक अमीर देश है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सर्विस सेक्टर और ईरान का जो तेल है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, हालांकि प्राइवेट नहीं है, लेकिन ईरान ने अपने ही, भाई विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कोई देश चलना है नहीं, तो स्टेट ने ही काफ़ी फैक्ट्रीज जो है वो बनाई है, ठीक है। तेल यहां पे सबसे ज्यादा है, तेल और नेचुरल गैस। तो समझ लीजिए कि जो 80% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट से, कच्चे तेल से ही आता है। तो भाई जहां पे तेल हो उस देश को चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। लोगों को रख के यहां पे प्लान बनाया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उनको राइट्स नहीं दिए गए हैं। मार्केट रिफॉर्म की बात की गई है, मार्केट रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, बायोटेक हो गया, नैनोटेक हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो गया। ईरान ये सब डेवलप कर रहा है, लेकिन जब तक वेस्ट का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा आगे वो नहीं बढ़ सकता। फिर उसके बाद एप्रिकॉट, चेरी, सौर, चेरीज, क्यूकम्बर्स और घेरकिन्स की बात करें, डेट्स की बात करें, एग प्लांट्स की बात करें, तो इसमें ईरान जो है वो बहुत ज्यादा आगे है। इसका भी प्रोडक्शन ईरान में बहुत ज्यादा होता है। टूरिज्म की बात करें, देखिए ईरान में, अरे मैंने आपको उसका तो जवाब ही नहीं दिया, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एशिया में वो चाइना के पास, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे ईरान है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट? इटली, यस। तो ईरान में क्योंकि इतनी ज्यादा वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म नहीं। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं ईरान के जो लोग हैं। आप व्लॉग्स देखते हैं कि नहीं? मैं तो देखता हूँ, तो वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो अब क्या है कि ईरान में टूरिज्म पहले बहुत आते थे, पहले लगभग हर साल 1.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते थे। 2004 के बाद से इसका डिक्लिनेशन शुरू हुआ है, तो टूरिस्ट का फिर कम आना जाना हुआ। लेकिन फिर दोस्तों टूरिज्म रिवाइव होता है जब सैंक्शंस हटाए गए, तब हम देखते हैं फिर से काफी ज्यादा ईरान में टूरिस्ट आए। लेकिन अगेन टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि टूरिज्म किसी भी देश को बना देता है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की काफी ज्यादा दुश्मनी हो गई, तब फिर से टूरिज्म जो है वो घटा है यहाँ पे। तो टूरिज्म जो है वो लगातार डिक्लाइन पे है। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे ईरान के बारे में। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, किसी देश के बारे में जानना है, तो मुझे जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।